नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी। दोनों दलों में बैठकों का दौर जारी है, तो सीटों पर दावेदारी को लेकर भी मंथन जारी है। सिंधिया के बीजेपी में आने से प्रदेश में गिरी कमलनाथ सरकार इस मौके को हाथ से नहीं देना चाहती। कांग्रेस के साथ सत्ता वापसी का ये आखिरी मौका है। यही वो सीटें हैं जो प्रदेश की सियासत को तय करेंगी। तो वहीं दोनों ही दलों के नेताओं पर एक दूसरे की नज़र है। पार्टी बदलने का दौर भी खूब बदस्तूर जारी है। सिंधिया की बगावत के बाद उनके समर्थक बीजेपी में आए, विधायक पद से इस्तीफा दिया, तो अब दूसरी ओर एक दूसरे की कमियां गिनाने का सिलसिला जारी है और बीजेपी और कांग्रेस के नेता इधर से उधर आने जाने की तैयारियां कर रहे हैं या आ जा रहे हैं। कमियां भी गिना रहे हैं एक दूसरे की। अब देखना होगा कि इन 24 सीटों पर सियासी गणित कैसा बैठता है। जी हां, यही है हमारा आज का विशेष सत्ता का फाइनल, अपनों पर नजर। इस विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सत्ता संग्राम अब धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा है। यही कारण है कि दोनों ओर से सियासी बिसात बिछाई जा रही है। प्रदेश के 24 सीटों पर हो रहे उपचुनाव दोनों दलों बीजेपी और कांग्रेस के लिहाज से काफी अहम है। बीजेपी जहां इन सीटों को जीतकर अपनी सरकार को स्थिर करना चाहेगी, वहीं कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी से अपना हिसाब बराबर करना चाहेगी। यही कारण है कि दोनों ही दलों की एक दूसरे के प्रभावशाली नेताओं पर नजर है, या कहें जो किसी न किसी फैक्टर पर खरे उतरते हैं उनको अपने साथ लाने को तत्पर हैं। प्रेमचंद गुड्डू की घर वापसी और बीजेपी से कांग्रेस में गए चंबल के प्रभावशाली नेता बालेंद्र शुक्ल एक उदाहरण हैं। इसके अलावा कई अन्य नेताओं की मेल मुलाकातों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। इसके साथ ही दोनों ही दलों की अपने कुंडवे पर भी नजर है। बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर 40 योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी संचालन समिति में जिन दिग्गजों को जगह दी गई है उनमें है प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, थावर चंद गहलोत, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, प्रभात झा, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, गोपाल भार्गव, सुहास भगत और जयभान सिंह पवैया, डॉक्टर गौरीशंकर सेजवार, माया सिंह और यशोधरा राजे सिंधिया, अनूप मिश्रा, दीपक जोशी और रुस्तम सिंह, लाल सिंह आर्य और नारायण सिंह कुशवाहा। इनके अलावा भी कई अन्य नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही माइंड गेम भी चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक के बाद एक प्रदेश सरकार पर अपने बयानों से हमला कर रहे हैं। वो तो सांवेर के लोगों में जो फूट पड़ी उसको एक करने के लिए गए, कोई कोरोना के लिए गए क्या? तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के इंदौर दौरे को कोरोना के साथ ही चुनावी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। अब कुछ कांग्रेस के नेता आंखों में आंसू लिए घूम रहे हैं, गेहूं नहीं खरीदा है। तुमने तो कभी खरीदा है इतना? इंदौर में देर से शुरू हुए हम, क्योंकि कोरोना था यहां। मैंने निर्देश दिए कि अगर रखने बारदाना नहीं तो खुले में ही खरीद लो, फिर भर के धर देंगे। दाव पैच की एक वानगी अशोकनगर में भी देखने को मिली, जहां पूर्व मंत्री सचिन यादव अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्र अशोकनगर पहुंचे, जहां सिंधिया को बीजेपी की टिकट से मात देने वाले केपी यादव के भाई अजय पाल यादव ने सचिन यादव से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। खबर है केपी यादव के भाई अजय यादव कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इन उपचुनाव को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी काफी गंभीर है। यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह पूरा अपडेट प्रदेश से ले रहे हैं। दोनों दलों को बाहरी से ज्यादा अपनों से भी डर सता रहा है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस लगातार रणनीति तैयार कर रूठों को मनाने
की कोशिश में लगी है, साथ ही दूसरों पर भी उसकी नजर है। कमोबेश यही स्थिति बीजेपी के अंदर खाने में है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो सुना आपने, देखा आपने कि अपनों को मनाने की कवायद तेज है और कोई भी किसी भी तरह का मौका नहीं छोड़ना चाहे, और इसीलिए ज़ोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर है। तो चलिए अपने मेहमानों से हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया, मेरे साथ केपी त्रिपाठी मौजूद हैं जो बीजेपी के नेता हैं, एमएलए भी हैं, और साथ ही ब्रजेश पांडे हैं कांग्रेस से, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश, आपके घर में सेंध लग गई, सरकार गिर गई, बड़ी बगावत हुई, सिंधिया जैसा छत्रा अब आपके साथ नहीं है, अब उसी मोर्चे पर आपको चुनाव लड़ना है, तैयारियां आप बहुत कर रहे हैं। चर्चा अंदर खाने में ये भी है कि विरोधी खेमे में आप, सत्ता दल में आप कई तरह के ऑफ़र भेज रहे हैं, सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी उसी तरह का बदला लेने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके साथ हुआ है, और आप इसमें, इस रणनीति में कितना सफल होंगे या असफल होंगे, लेकिन क्या अपने घर में कोई बचा नहीं जो विरोधी खेमे पे नज़र है, और साथ ही अब आने वाले दिनों में आप करेंगे क्या? ब्रजेश पांडे, आपसे सवाल था मेरा। जी, आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया, आवाज नहीं आई आपकी पूरी साफ तौर से, फिर से रिपीट करें। एक बार मैं सवाल दोहरा देता हूं कि अपनों के बीच बगावत से सरकार गिर गई, अब आप, जिनकी वजह से सरकार गिरी है, जिसकी सत्ता बन गई है, अब उस खेमे पर आपकी नज़र है, असंतुष्टों को आप अपने साथ लाने की तैयारी कर रहे हैं, सत्ता पक्ष भी उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ये चुनाव असंतुष्टों या एक दूसरे के विरोधी दलों के लोगों को अपने अपने साथ मिला लेने के आधार पर ही होने वाला है? ब्रिजवाल जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कल संचालन और प्रबंध समिति का गठन किया है। आश्चर्य की बात यह है कि जिस पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जमीन से लेकर के आसमान तक के सारे महत्वपूर्ण पद दिए, उन्होंने उसके साथ बगावत करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा अपने 22 समर्थकों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनके समर्थकों की स्थिति ये हो गई है कि आए थे हर भजन होटल लगे कपाश। अब आप समझिए कि जो समिति कल गठित की गई मध्य प्रदेश के अंदर, संचालन समिति, उसमें ज्योतिरादित्य माधव राव सिंधिया जी का 7वें नंबर पे स्थान है। उनके विरोधियों को उनसे पहले नवाजा गया। कांग्रेस पार्टी में आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, स्वतः कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी में जिस मकसद से आए थे वो मकसद कामयाब होता दिख नहीं रहा है। दूसरा, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके पिछले दरवाजे से जोड़ तोड़ करके जो सरकार बनाई, ये किस मुंह से जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि ग्वालियर चंबल संभाग, जहां पर कांग्रेस पार्टी के बैनर से सिंधिया जी ने कांग्रेस पंजे के निशान पर प्रचार किया था, और जहां की 16 सीटें 24 में आती हैं, वहां पर सिंधिया जी के किसी भी समर्थक को न तो चुनाव की संचालन समिति में न तो प्रबंध में रखा गया। इसका मतलब इनको अभी से इनकी औकात सिंधिया को क्या दिया क्या नहीं दिया, वहाँ क्या मिला, वो तो कह गए कि आपने कुछ दिया नहीं आपने, इसलिए वो आपका साथ छोड़ गए। उन्होंने कहा सड़कों पर उतर जाएंगे, आपने कहा उतर जाओ, उन्होंने आपको सड़कों पर ला दिया। वहाँ उनके साथ क्या हो रहा है इसकी चिंता के बजाय आप क्या करने वाले हैं
इस पर भी तो चिंतन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, वहाँ कैसे प्रत्याशी लाएंगे। अभी तक तो जो चर्चा है वो यही है कि विरोधी खेमे में बगावत हो, हलचल हो, विरोधी खेमे में जितनी भी तरह की हलचल होगी उस पर आपकी निगाह भी है, उसकी आपकी कोशिश भी है। तो क्या इसी भरोसे चुनाव लड़ने वाले हैं? मेरा सवाल ये था। आपका सवाल अब मेरे पास पूरी तरह से सामने आया है। रिजवान जी, कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र के आधार पर पिछले 15 माह के शासन काल में, उनके 15 साल बना हमारे 15 माह, अपने वचन पत्र के मुद्दे के आधार पर जनता जनार्दन के बीच में जाएगी, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कांग्रेस पार्टी जाकर के जनता को यह बताएगी कि किस तरह से एक चुनी हुई लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने गोवा, कर्नाटक व अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में अस्थिर किया। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी ये बताएगी कि इससे जनता की अतिरिक्त कर्ज उठाया। और चौथी महत्वपूर्ण बात ये बताएगी कि जब जनता जनार्दन ने जनादेश कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिया था, इतनी भी क्या जल्दी थी? क्या 5 साल तक जनता के लिए जनादेश को नजरअंदाज करके भाजपा अपनी सरकार बना लेना क्या जल्दी थी? बहुत सारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। जहाँ तक प्रत्याशियों का सवाल है, हमारे पास प्रत्याशी की कमी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहां पर जमीनी स्तर पर मजबूत थी। इसके नेता के बल पर कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर सरकार ग्वालियर चंबल संभाग में नहीं बनाई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, जो हमारे करोड़ों कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनकी मेहनत, उनकी मशक्कत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की सभी 24 सीटों में जोरदार टक्कर देगी और कांग्रेस का पर्चा फहराएगा मध्य प्रदेश के अंदर। केपी जी क्या कहते हैं आप? क्या कहेंगे? सरकार तो बगावत से आपने बनवा ली, लेकिन अब अपने खेमे में भी बगावत की आशंका है। एक बड़े धुरंधर नेता को, नाम भी ले लेता हूँ, नरोत्तम मिश्रा को ये जिम्मेदारी सौंप दी है पार्टी ने कि अपनों को मनाए रखो। और नरोत्तम मिश्रा इसमें माहिर भी हैं, क्या अपने क्या पराए, सबसे वो बड़े मधुर संबंध रखते हैं। बहुत ढेर सारे लोगों को अपने खेमे में भी ले आते हैं। और अब उन सारे अपनों को जो हमेशा से जिनकी सियासत सिंधिया के खिलाफ, उनके खिलाफ बगावत की रही है, अब वो सिंधिया के साथ उनके झंडे के तले कैसे काम करेंगे, इसलिए उनमें बड़ी हलचल है, बड़ी भगदड़ है। और आपके अपने लोग, उनका भविष्य भी उन्हें संकट में दिखता है, इसलिए उन्हें मान मनोबल, और कुछ लोगों ने कहा भी है कि विकल्प हैं उनके लिए। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को, किसी नेता ने यह भी कहा कि जो बागी हैं, जो बगावत करते हैं, जो अनुशासन नहीं रखते, उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें अब अंदर से उठने भी लगी हैं और मनाने की कोशिश भी जारी है। तो ये सारी चीज़ों के बीच क्या आपको लगता है बड़ी चुनौती है ये चुनाव? और सिंधिया जिस तरह से अभी कह रहे थे ब्रजेश पांडे कि सिंधिया को 6वें 7वें नंबर पर डाल दिया है आपने, श्रीमंत का तमगा भी हटा दिया है। दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि राज्यसभा में किसी और के नाम तो श्रीमंत लिखा है, लेकिन सिंधिया के आगे श्रीमंत नहीं लिखा है प्रत्याशियों की सूची में। तो क्या लग रहा है, सिंधिया को आप बताना चाहते हैं कि आप इन्हीं नंबरों पर रहने वाले हैं? जिनके भरोसे सरकार बनाई है वो उतना ही है, भाजपा एक बड़ा संगठन है और उसमें इसी तरह से सब कुछ चलता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता या नेता का सवाल है, वहां भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में शपथ लेता है, वो भारत को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने के लिए अपना एक ही लक्ष्य रखता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कुछ बनने के लिए राजनीति के क्षेत्र में नहीं आता, कुछ बड़ा कर दिखाने के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिले के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए काम करने आता है। तो जब हमारा उद्देश्य इतना बृहद हो जाता है, हमारे चेतना का स्तर सूक्ष्म स्तर से उठकर एक बड़े स्तर पर पहुंच जाता है, तो छोटी छोटी चीजें भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता और नेता के मन में नहीं आती। ये केवल और केवल कांग्रेस के अंदर की बात है। जैसे कि ब्रजेश जी कह रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के विरोधियों को भारतीय जनता पार्टी की संचालन समिति और प्रबंध समिति में डाला गया। भारतीय
भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम सब बंधुत्व भाव से काम करते हैं, ना कि पार्टी के अंदर हम एक दूसरे के विरोधी होते हैं। यह संस्कृति केवल और केवल कांग्रेस की रही। जहां तक चुनाव लड़ने का सवाल है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर बिजली के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली, सिंचाई के क्षेत्र में 7 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 47 लाख हेक्टेयर का रकबा देने का काम और इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कों का रिजवान भाई, मेरा सवाल ये है, अपनों को मनाने का दौर बहुत तेजी से, कई अपने नजरें भी दिखा रहे हैं, कई अपने बातें भी कर रहे हैं, उनको मनाने का दौर जारी है। मंत्रिमंडल विस्तार भी नहीं हो पाया है, तो क्या लगता है अंदर खाने में कहीं बहुत ढेर सारी सुगबुगाहट है, इसीलिए सिंधिया 6वें नंबर पर है, इसलिए कि सबको बताया गया भाई संगठन यहाँ सबसे बड़ा है। सिंधिया जी आ गए अलग बात है, लेकिन उनको पार्टी के उस अनुशासन में ही रहना पड़ेगा। सिंधिया ने अपने ट्विटर अकाउंट से बीजेपी हटा दिया, इसकी बड़ी चर्चा थी, वो अलग बात है, उन्होंने बाद में उसका खंडन कर दिया कि उन्होंने कभी बीजेपी लिखा ही नहीं था। तो क्यों नहीं लिख पाए वो अभी तक बीजेपी, बहुत तरह के सवाल ये भी हैं। जी देखिए, जहां तक मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए पहले। जो जिस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 15 सालों में अभी कहा कांग्रेस की पार्टी कहती है कि 15 साल बनाम 15 महीने, 70 साल बनाम 15 साल है। पिछले हम 15 सालों की सरकार और कांग्रेस की पार्टियों की जो पिछले 55 साल सरकार रही है, उसका तुलना जनता कर रही है। जहां तक कांग्रेस के पिछले 15 महीने की सरकार का सवाल है, इन्होंने सिंधिया को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके ग्वालियर, चंबल और पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ा। आज सिंधिया जी के साथ क्या काम किया? इन्होंने किसानों की कर्ज माफी का वायदा किया, वो उस कर्ज माफी का क्या हुआ? इन्होंने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, उनके साथ क्या हुआ? उन्होंने महिलाओं को, बच्चियों को मोटरसाइकिल और भत्ता देने की वादा किया, उसका क्या हुआ? कुल मिलाकर ये जो कांग्रेस की सरकार अल्पमत की बनी थी, ये धोखेबाजी की सरकार थी। और जिन 22 लोगों ने इस्तीफा दिया है, उन्होंने इस कांग्रेस की धोखेबाजी की सरकार जो बनी थी, उसके लिए उन्होंने अपना पद त्याग किया है। मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों, मेरे सवाल का भी थोड़ा सा जवाब दे दीजिए, थोड़ा सा मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। सवाल पूछे हैं बहुत ढेर सारे, उस पर भी कुछ जवाब दे दीजिए। केपी जी, मैंने बहुत ढेर सारे सवाल पूछे हैं आपसे, उन पर भी कुछ बता दीजिए। बताइए ना। पूछा, सिंधिया को 6वें नंबर पर आपने कर दिया। फिर मैंने आपसे ये भी पूछा कि अपनों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ये कह रहा है कि आप जो अनुशासन तोड़ देता है उसे ज़्यादा फायदा होता है पार्टी में, कोई कहता है मेरे पास विकल्प खुले हैं, ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। कोई बगावत नहीं है, कोई बगावत होगी नहीं, और बगावत वहां होती है जहां अहंकार टकराता है। ये केवल और केवल कांग्रेस पार्टी में होता है। भारतीय जनता पार्टी में मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन मन भिन्नता नहीं होती। जबकि कांग्रेस पार्टी में मत भिन्नता इतना विकराल रूप ले लेती है, और वो मन भिन्नता के रूप में जो इन्होंने अपनी सरकार गंवाई है, वो धोखेबाजी और मन भिन्नता अहंकार के कारण गंवाई है। मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है, इसके इनकी सरकार ये। चलिए, मैं थोड़ा चलता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं शिवराज पटेरिया साहब के पास। पटेरिया साहब, आपने दोनों की बातें सुनी, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। क्या देखते हैं आप सिंधिया की भूमिका? 6वें नंबर पर उनका नाम है उस सूची में, जो चुनाव लड़ेगी उसको लेकर कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। सिंधिया का नाम भी श्रीमंत नहीं है, जो देश में किसी और का नाम तो श्रीमंत लिखा है, राज्यसभा की जो सूची है, इसको भी मुद्दा कल दिग्विजय सिंह ने बनाया था। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने और भी कहा कि बाद में कांग्रेस को हरा लेना, लेकिन अभी तो इनको सबक सिखाओ, गद्दारों को सबक सिखाओ, ऐसे बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। नरोत्तम मिश्रा को बाकायदा लगा दिया गया है इस काम में कि सबसे मिलो उन सारे लोगों को। नरोत्तम मिश्रा इसमें उनका चातुर्य भी है, वो बहुत हिकमत के साथ इस तरह की चीज़ों में काम करते हैं, एक बड़े नेता को लगा भी दिया है। तो आप कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? जितना मैं समझ पाया हूँ ऑडियो डिस्टर्बेंस के बीच में, तो एक बात बड़ी साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अपने रोड मैप को लेकर आगे बढ़ रही है।
वह कुल मिलाकर अपनी सत्ता को स्थापित ही नहीं, इसको स्थापित करना चाहती है। इसलिए अपने सारे छत्रपों को, जो ताकतवर हैं, जो अपनी पहचान रखते हैं, पकड़ रखते हैं, उनको विभिन्न क्षेत्रों में काम पर लगाया गया है। सबको अलग अलग किस्म की जवाबदारी दी गई। अकेले नरोत्तम मिश्रा क्यों? नरोत्तम मिश्रा चंबल और वाले पूरे इलाके में जवाबदारी दी गई है, लेकिन अगर मालवा में देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय के पास एक महती जवाबदारी है, कई दूसरे सांसदों को जवाबदारी दी गई है, बीडी शर्मा साहब खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर रोडमैप के साथ आगे बढ़ रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी ठीक से? जी, लगता है कुछ से आपको आवाज शायद ठीक से नहीं आ रही है। फिर भी मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से कांग्रेस मुद्दा बना रही है सिंधिया की स्थिति का, सिंधिया ने भी यही मुद्दा बनाया था। सिंधिया के समर्थकों ने कहा कि उनका अपमान हो रहा है। साथ में यह भी कहा बीजेपी इस बात को मुद्दा बना रही है कि सिंधिया को चेहरा बनाकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है। ये अलग बात है कि बीजेपी ने अपना प्रतिद्वंदी चुन लिया था। माफ़ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज, ये बीजेपी ने चुना था, लेकिन कांग्रेस ने कोई चेहरा नहीं बनाया था। बिना दूल्हे की बारात, इस तरह की बात भी बीजेपी ने मुद्दा उठाया था उसको। इन सब के बीच अब आने वाले वक्त में आप कैसे देखते हैं चुनाव के प्रमुख मुद्दे क्या होंगे और किस तरह से एक दूसरे को घेरने की कोशिश होगी, और अंदर खाने में क्या लगता है कहीं कोई बगावत के आसार दिखते हैं? कांग्रेस का आधार क्या होगा चुनाव लड़ने का? खेमे में भी अब अपनों को लेकर चिंता है, कई तरह की तैयारियां हैं। ये अलग बात है, बीजेपी एक बहुत बड़ा संगठन है, वो लगातार अपने लोगों को कहीं ना कहीं अपने साथ भावनात्मक रूप से, संगठनात्मक रूप से जोड़कर रखते हैं। कांग्रेस की निगाह है उन्हीं लोगों पर, उन्हीं बगावत पर कांग्रेस की भी निगाह है, इसलिए कि उन्हें लगता है कि उनका भविष्य क्या होगा। वो जो नेता हैं उन्हें ये समझाया जाए और अपने साथ लाया जाए। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस की रणनीति इस बगावत पर भी रहेगी और अपने लोगों पर भी रहेगी? इसलिए कि सिंधिया जैसा एक बड़ा नेता उस खास तौर से उस क्षेत्र में जहां एक प्रभावशाली नेता तो था कांग्रेस के पास, अब नहीं है। का युद्ध नीति का होता है कांटे से कांटा निकालना। अगर आपको अपने दुश्मन से निपटना है तो उसके कांटे को कांटा से निकाल दीजिएगा। यानी दुश्मन के खेमे में जो नाराज लोग हैं, संतुष्ट लोग हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं संवाद कायम करके उनको विरुद्ध खड़े कर देना। तो मुझे लगता है कांग्रेस इसी रणनीति पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नाराज चेहरों का, चाहे वो शेखावत हो, चाहे दीपक जोशी हो या दूसरा, चाहे अनूप मिश्रा, उनके नाम जगह जगह से सामने आते रहे हैं। और कांग्रेस की लगातार एक कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसके अपने ही लोगों को जो कांग्रेस से गए हों या दूसरे दलों से गए हों, खड़ा कर दिया जाए। इसमें सबसे पहले प्रेमचंद गुड्डू का नाम आता है, दूसरा राकेश चौधरी का नाम आता है। ऐसे भी कई और लोगों के नाम सामने हैं। मुझे लगता है एक बड़ी व्यापक रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी के नाराज चेहरों को ही सामने लाया जाए। इससे एक तो भारतीय जनता पार्टी के वोटों में बिखराव होगा, दूसरा मॉरली एक अटैक होगा, एक उनके जो मॉरल के ऊपर आप हमला कर पाएंगे। तो एक रणनीति के तहत कांग्रेस काम कर रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जैसे चुनाव घोषित होंगे तब कई नाराज चेहरों को आगे लाकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। अपने हो सकता है उनमें से कईयों को प्रत्याशी भी बना दे। पांडे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? केपी त्रिपाठी कह रहे हैं कि विजय जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। आज कुछ आवाज का डिस्टर्बेंस है, टेक्निकल दिक्कतें हैं। बिल्कुल कुछ तकनीकी खामी है, कुछ ऐसा कि सभी जानते हैं कि सब अपने अपने घर से, अपने अपने जगहों से बैठकर करते हैं, तो कभी कभी इस तरह की तकनीकी खामियों के साथ हमें दो चार होना पड़ता है। ब्रिजेश जी, केपी त्रिपाठी कह रहे थे कि बीजेपी एक अनुशासित संगठन है, आपके लोग उनको लगा कि वो गलत ढंग से आपने सरकार बना ली है, इसलिए आपके लोगों ने आपको छोड़ दिया, आप उनको ठीक से तरजीह नहीं दे रहे थे। आपकी जो सरकार बनी थी वो अनैतिक रूप से बन गई थी। ब्रजेश पांडे जी। रिजवान जी, केपी त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं, मेरे सम्मानित मित्र हैं, लेकिन मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूं कि हर पूर्ववर्ती पीढ़ी से प्रतिवर्ती पीढ़ी का जन्म होता है। आपने
जो जितनी बातें उठाया त्रिपाठी जी, मैं आपकी बातों को थोड़ा क्रमशः बता दूं। 20 सेकंड का समय रिजवान जी जरूर मैं आपसे लूंगा। सबसे बड़ी बात ये कि गुरु गोलवलकर जी से लेके पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानवतावाद का सिद्धांत आज आपका खंड खंड होकर चूर चूर हो चुका है। दूसरी बात ये, जिस पार्टी ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जसवंत सिंह जी, मुरली मनोहर जोशी से तरीके कद्दावर नेताओं को आज इतिहास के नेपथ्य में डाल दिया हो, वो किस मुंह से ऐसी बात कांग्रेस के बारे में बोले। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये, त्रिपाठी जी आप इस बात को समझ जाएं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के समर्थकों की बात किया है कि हमने, ना कि विरोधियों की, कि हमने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ जो 22 विधायक गए थे उनको आपने जो भी कमेटी बनाई, अभी 5-6 कमेटियां, किसी में कहीं भी समायोजित नहीं किया। और तीसरी बात ये, मैंने ये आपसे कहा कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो मंत्रिमंडल का विस्तार सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है कि उनके पार्टी के जो पुराने लोग हैं कहीं वो नाराज न हो जाए और उसका उपचुनाव में प्रभाव न पड़े, इसलिए ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है। मेरी सीधी सी बात है तीन बिंदुओं पर। त्रिपाठी जी, आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब एपिडेमिक एक्ट के तहत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल को लेकर के देश में सभी लोगों को एकजुट रहने की बात किया और कोरोना को लेकर के देश में लॉकडाउन लगाया, तो उन्होंने मध्य प्रदेश सहित और बहुत सारे राज्य की सरकारों को वो अधिकार नहीं दिए जिसका वो जनता को विश्वास में लेकर क्रियान्वयन कर सके, और ये उनकी एक चूक। उसके लिए उन्होंने 4 घंटे का भी समय नहीं दिया और जीएसटी की तरह, नोटबंदी की तरह देश में लॉकडाउन लगाया। आज आप किस मुंह से उन 24 सीटों में वोट मांगने जाएंगे? जनता की रोजमर्रा की जिंदगी, श्रमिक वर्ग, कामगार वर्ग, मजदूर वर्ग पीड़ित है, वो आंसू नहीं खून के आंसू बहा रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए। जनता के बीच जब जाएंगे कि झूठे वादे के साथ जाएंगे, और क्या आपका मुद्दा होगा? आप ये कहेंगे कि हम द्रौपदी का चीरहरण कर लिया? शर्म करिए आप लोग। और पहली बात। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश जनता जनार्दन ने चुन करके मध्य प्रदेश का सिंहासन दिया था। आप लोग तो जनता के ब्रिजेश पांडे वो ये कह रहे हैं कि आपके पास तो बहुमत ही नहीं था, आपने तो अनैतिक सरकार बना ली थी, आपके पास तो बहुमत ही नहीं था। इनके पास कौन सा बहुमत था रिजवान जी? अभी भी इनके पास बहुमत कहाँ है? इन्होंने सिंधिया जी के, उनकी तो विधायकी तक छुड़ा दी विचारों की। उनकी तो इतनी बुरी स्थिति इन्होंने कर दिया है कि उनकी स्थिति तो ऐसी हो गई है, भाई साहब से गुजर के। और ये जान ले कि उसके लिए मैं उन सभी मित्रों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। भारतीय जनता पार्टी में हैं, दल की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जिस पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान नहीं किया, जिस पार्टी ने आडवाणी जी का सम्मान नहीं किया, 2 सीट से लेकर 120 सीट जाने वाले आडवाणी जी को आप बुला दिए। आपने मनोहर जोशी का सम्मान। ब्रिजेश जी, आप बहुत इतिहास पर चले गए। अभी तो चुनाव लड़ना है, मैदान में लड़ना पड़ेगा, और आप सभी लोग अभी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के हिसाब से लड़ने की। तो ब्रिजेश जी, मैं आपको रोकूंगा। और केपी त्रिपाठी क्या कहेंगे? केपी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप इशारा कर रहे थे। कांग्रेस दिवा स्वप्न देख रही है। अभी भी ये कांग्रेस का ये मानना है कि हम अल्पमत में हैं और अपने को ये बहुमत बताते हैं। जब 230 सीटों में 113 सीट पाकर ये सरकार बना रहे थे, तब ये बहुमत में दावा कर रहे हैं। और जब हम 206 सीटों में से 107 सीट पाकर पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं, तो ये हमको अल्पमत में बता रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से मत भ्रम, श्रुति भ्रम से ग्रसित हो चुकी है, और इनको जो लग रहा है कि हमारे हाथ में कभी सत्ता आने वाली नहीं है, न केंद्र में न राज्यों में, इसलिए कांग्रेस पूरी तरह से भड़बड़ाई हुई। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ब्रिजेश जी ने कहा कि गोलवलकर और दीनदयाल, पंडित दीनदयाल मानववाद कहीं चल नहीं पा रहा। 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त करी। कहीं ना कहीं गुरु गोलवलकर जी के सिद्धांत और हमारे दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद सिद्धांतों पर चलकर आज पूरे भारत देश की जनता उन सिद्धांतों को स्वीकार कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी से भी अपील करना चाहता हूं कि यदि हमारे
सम्माननीय गुरु गोलवलकर जी और पंडित दीनदयाल के उपाध्याय और महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर थोड़ा भी चलने का प्रयास करेंगे तो जनता इनको गंभीरता से लेगी, नहीं तो आने वाले समय में इनको कहीं का छोड़ने वाली नहीं है। और आने वाले उपचुनाव में मैं एक बार और बता दूं, 24 में से 24 सीटें जहां तक आप श्रमिकों हम लोग जीतने जा रहे हैं, जहां तक आप ये बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन में पूरी दुनिया ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है, पूरी दुनिया के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 68% लोगों का समर्थन हासिल कर विश्व में कोरोना से निपटने में सर्वश्रेष्ठ लीडर की उपाधि उनको मिली है। पूरे दुनिया ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया और माना है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 3 लाख पहुंच गए हैं और अनलॉक कर दिया है हमने, बड़े खतरे पर हैं, बहुत गंभीर खतरा है। उस पूरी दुनिया ने लॉकडाउन तब किया था, चर्चा यही हो रही है, पूरी दुनिया ने लॉकडाउन तब किया था जब संख्या बढ़ रही थी, उन्होंने रोक लिया। हमने तब अनलॉक किया जब संख्या बढ़ रही है। हमारा सिद्धांत पूरी दुनिया के सिद्धांत से अलग है। हो सकता है इसके पीछे भी कोई रणनीति हो बड़ी, लेकिन सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर जांच की मांग और बड़े पैमाने पर सुविधाओं की मांग आज भी जारी है। जहां तक हमारे संख्या बढ़ने का सवाल है, जो अनुमान था कि जितनी संख्या बढ़ेगी, आज उस अनुमान के हिसाब से जो संख्या बढ़ रही है वो लगभग नगण्य है। उसमें से रिकवरी होने वाले जो परसेंटेज है, मध्य प्रदेश में 62% की मात्रा में हम रिकवर कर रहे हैं, जो कि पूरे देश में सबसे अच्छा है। और पूरे देश के अंदर हम 55% की संख्या दर से हम उसको रिकवरी कर रहे हैं। कोरोना से निपटने में हमारी सरकार पूरी तरह से सफल रही है। जब महाराष्ट्र के लोग मध्य प्रदेश में घुस रहे थे, प्रवासी श्रमिक, तो वो बता रहे थे कि महाराष्ट्र में जिस तरह से दुर्दशा हुई है, मध्य प्रदेश में घुसते ही गली गली जगहों पर बसें, लंगर, हमको खाने की सुविधा, हमको हर तरह की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। जहां तक ये बता रहे थे कि प्रवासी श्रमिक परेशान हैं, इनके नेता 1.5 लाख करोड़ का पैकेज मांग रहे थे, कोई नेता इनका 75,000 करोड़ का पैकेज मांग रहा था, कुल इन्होंने 2.5 लाख करोड़ का पैकेज मांगा था। कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया था कि 2.5 लाख करोड़ का यदि पैकेज मिल जाएगा तो पूरे देश में अच्छा माहौल हो जाएगा। उसका 10 गुना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ पैकेज का घोषणा करी। उन्होंने एक बात कही थी, केपी जी उन्होंने एक बात कहा था, इसलिए क्या मैं ब्रजेश पांडे के पास जाना नहीं चाहता हूँ। पूरी भारत उन्होंने एक बात कहा था कि 7-7.5 रुपए सबके अकाउंट में डाल दीजिए, उन्होंने ये मांगा था, उसी में उस पैकेज का उल्लेख किया था। बहुत तरह की चीजें हैं। चलिए, बहुत समय अब कम बचा है। शिवनाथ पटेरिया साहब, यदि आप मेरे साथ जुड़े हो तो अंतिम प्रतिक्रिया आपसे ही चाहूंगा। पटेरिया साहब, शायद शिवनाथ पटेरिया हमारे साथ नहीं है इस चर्चा में। ब्रजेश पांडे कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से कहिएगा, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं सिर्फ 10 सेकंड में अपनी बात पूरा कर दूंगा। केपी जी, आप मध्य प्रदेश भाजपा के सम्मानित विधायक हैं, थोड़ा आंकड़ों का गणित समझ लीजिए। 116 विधायक जरूरी होता है बहुमत के लिए, आपके पास सिर्फ 107 विधायक हैं। और आपको सुनिए, आप पूरी बात सुनिए। मैंने आपकी बात को पूरी गंभीरता से सुना। जी, इस पर आपको कहने का मौका दूंगा, मैं आपको इस पर कहने का मौका दूंगा। 107 विधायक है अभी आपके पास, अभी आपको 9 सीटों की आवश्यकता है। केपी जी, आप सम्मानित विधायक हैं, इसको एक्सेप्ट करिए। और जहां पर 24 स्थानों पर चुनाव होगा, उसमें से 9 सीटें आपको जीतकर आना पड़ेगा। जहां तक सवाल ये है कि आप, क्योंकि देखिए जो 22 विधायक हैं, 22 विधायक की इस्तीफा और 2 विधायकों की सीटें रिक्त हैं, उनके मृत्यु की वजह से वो सीटें रिक्त हैं। कुल 24 सीटें जो है। हाँ, मेरा सीधा सा सवाल, हाँ जी, मेरा सीधा सा सवाल केपी भाई से ये है, इतनी लंबी चौड़ी बातें करने की जगह आप
चुनाव में जो फोकस हो रहे हो और जो आप अपना एजेंडा बता रहे हो सब सरासर झूठा बोल रहे हो। आप भी इतिहास पढ़े हो, इतिहास जानते हो, वर्तमान भी जानते हो केपी भाई, आप सरासर झूठ बोल रहे हो। आपको पता है कि जमीन, जनता और आवाम इस समय सिर्फ ये चाहती है कि मध्य प्रदेश के अंदर इस बार कांग्रेस की सरकार बने, क्योंकि देखिए हर उस चंबल संभाग के अंदर अगर किसी का प्रभाव था सिंधिया का था, लेकिन उन्हीं के लोगों को आपने समायोजित नहीं किया। आपको बशीर बद्र का एक मशहूर शेर बता रहा हूं केपी भाई, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। मेरा आपसे आग्रह है थोड़ा पढ़ के आया करें, तब डिबेट में बैठा करें। बहुत व्यक्तिगत हो गए ब्रजेश पांडे। मुझे लगता है कि यदि विषय पर हम लोग बात करें तो ज्यादा बेहतर होता है। केपी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे? जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है और पैसे डालने का सवाल है, भवन सन्निर्माण कर्मकार मंडल के जो भी हितग्राही हैं उनको उनके खाते में 1000 रुपए डालने का काम, किसान सम्मान निधि वाले किसानों के खाते में 2000 रुपए डालने का काम, जिनके जनधन खाते हैं उनको 3 महीने का 500 रुपए की दर से 1500 रुपए उनके खाते में डालने का काम। खाद्यान्न की भरमार मचा दी है जिलों में कि खाद्यान्न की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 85-90% लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं सरकारी दुकानों से। इसलिए हमारी सरकार ने आज तक रिकॉर्ड मजदूरों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर किया। हम लोग खुद इंफ्रास्ट्रक्चर के, चाहे सड़क निर्माण के कार्य हो, चाहे पुल निर्माण के कार्य हो, चाहे गांवों में सड़कें बनाने का काम हो, काफी तेजी से जो 1.5 साल में कांग्रेस सरकार ने ठप कर दिया था उसको पूरी तरह से चलाने का काम कर रहे हैं। डेली हम अपने क्षेत्र में 2 से 3 भू पूजन करने का काम कर रहे हैं और इस तरह से हम लोग कृत संकल्प ऐसे कार्य करता है भारतीय जनता पार्टी। केपी जी वो कुछ बहुमत के आंकड़े बता रहे थे ब्रजेश पांडे, उसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुमत को लेकर वो कुछ कह रहे थे। अब वक्त कम है बहुत, अब वैसे भी समय निकल चुका है, लेकिन आप सब मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और बस यही है कि सत्ता का ये जो फाइनल है इस पर सबकी निगाह है। सब अपने अपने साथियों को बचा लें। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपने अपने साथियों को बचा लें और बचाना बेहद ज़रूरी है। और ऐसे में जो रणनीतिकार हैं दोनों दलों के वो मैदान में हैं। और वैसे तो बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी तो मैदान में कूद ही गई है, सत्ता भी है और बहुत तरह के संगठन भी है, संगठन बहुत मजबूत है। अब ऐसे बीच में अपनी 15 महीने की सरकार के भरोसे कांग्रेस किस तरह से जनता के बीच जाएगी, उसे कैसे विश्वास दिलाएगी, कैसे वो उस विश्वासघात का एहसास कराएगी, वो कैसे बता पाएगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने धोखा दिया है। सवाल ये भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो सम्मान नहीं मिला, ये मुद्दा भी बनाया जाएगा और लगातार बनाया जाता रहा है। ऐसा बहुत कुछ है। निगाह अपनों के बजाय इस बार परायों पर है। परायों पर सभी दांव खेलना चाहते हैं, इसलिए कि जो कल तक पराये थे, प्रतिद्वंदी थे, वो आज अपने हैं। उनकी वजह से सरकार बनी है, तो बीजेपी के लिए वो अपने हैं। और कांग्रेस भी बीजेपी के खेमे से कुछ को अपने साथ लाकर जो कल तक पराये थे उन्हें आज अपनाना चाहती है। तो इसी के भरोसे ये चुनाव लड़ने की तैयारियां हो रही हैं। सिंधिया को हर हाल में हरा दो, उनके समर्थकों को हर हाल में हरा दो। दिग्विजय सिंह लोगों से ऐसी अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। तो वहीं शिवराज और उनके साथी, खास तौर से नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, ये वो लोग हैं जिन्होंने हर हाल में जीतने की हर संभव कोशिशें की हैं और बहुत बार सफल भी हुए हैं। तो चलिए अब देखते हैं आने वाले वक्त में किस तरह से ये चुनाव शुरू होता है, इसकी रणनीतियों पर किस तरह से काम होता है, कहाँ कितनी बगावत होती है। इसलिए कांग्रेस के भी खेमे में बगावत के कई संकेत हैं, वहीं बीजेपी में बगावत हो जाए, कांग्रेस इस उम्मीद में है। तो चलिए आने वाले वक्त में क्या होता है इस पर सबकी निगाह है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।